हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डील करने वाले हैं, एंटीजन। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। एंटीजन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल में कोई एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन्स बोलते हैं। एंड एंटीजन्स क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इन कंट्रास्ट हमने एंटीबॉडीज़, एक वीडियो में एंटीबॉडीज़ के बारे में डिस्कस करा था, तो उसमें एंटीबॉडीज़ क्या थी? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है। और एंटीजन्स क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सब क्या होते हैं? एंटीजन्स का नेचर होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन्स के बारे में। सेल्फ एंटीजन्स वो एंटीजन होते हैं जो होस्ट की ओन सेल में प्रेजेंट होते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ एंटीजन्स या फिर ऑटो एंटीजन्स बोलेंगे। एंड नॉन सेल्फ एंटीजन या फिर फॉरेन एंटीजन्स वो एंटीजन होते हैं जो नॉन सेल्फ सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नॉन सेल्फ एंटीजन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि एंटीजन्स टू टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस बेसिस पे हमने एंटीजन्स को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट होता है कंप्लीट एंटीजन एंड सेकेंड होता है हैप्टेन। हम फर्स्ट कंप्लीट एंटीजन की बात करें तो कंप्लीट एंटीजन वो एंटीजन होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर पाता है और उसके साथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ क्या कर सकेगा? रिएक्ट कर सकेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम हैप्टेंस की बात करें तो हैप्टेंस जो होते हैं वो इनकम्प्लीट एंटीजन्स होते हैं। इनकम्प्लीट एंटीजन हम इन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स को बाय देयर ओन इंड्यूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ये एंटीजन कैरियर मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड हो जाते हैं तो ये कंप्लीट एंटीजन बन जाते हैं। और अगर कंप्लीट एंटीजन बन गए तो क्या करेंगे? इम्यून रिस्पॉन्स को ये इनिशिएट कर सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के बारे में, जिसे हम HLA बोलते हैं। जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है वो मेन हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी एंटीजन होता है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। अब इसमें एक वर्ड आया है ग्राफ्ट रिजेक्शन। पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राफ्ट क्या होता है। तो ग्राफ्ट क्या होता है? वो ऑर्गन्स या वो टिश्यूज़ जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट बोलते हैं। और जो इम्यूनिटी हमारी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, CMI होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। नेक्स्ट होता है कि जो हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी एंटीजन्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के रेगुलेशन के लिए एज वेल एज किसी भी डिसीज़ की रेजिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर इफ़ HLA एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इससे ये हो सकता है कि सर्टेन डिजीज़ क्या हो सकती हैं? डेवलप हो सकती हैं। अब हम नेक्स्ट इसी के अंदर बात करने जा रहे हैं HLA-B27 के बारे में। ये नॉर्मल यूरोपियंस में 8% अकर करती है, लेकिन जिनमें एल्कलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उनमें 90% अकर करती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है? जो लेग्स होते हैं, जो स्पाइन होती है, जो सेक्रोइलियक जॉइंट होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं और कुछ पेशेंट्स में HLA-B27 भी प्रेजेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोलाजन के बारे में। कोलाजन क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन होता है जिसमें ट्रिप्टोफान एब्सेंट होता है। और अगर हम कोलाजन को बॉइलिंग वाटर में या फिर डाइल्यूट एसिड में प्लेस करते हैं तो हमें जिलेटिन मिलता है। और जो जिलेटिन होता है वो सॉल्युबल होता है और डाइजेस्टिबल होता है। सेकेंड अब हम डिस्कस करेंगे इलास्टिन के बारे में। इलास्टिन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो इलास्टिक टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल टेंडन्स में या आर्टरीज़ में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है हमारा केराटिन।
केराटिन हमारे एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अवर हेयर, नेल्स, ये सब एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं. सो केराटिन हमारे एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. और जो हमारे हेयर होते हैं उसमें केराटिन 14% केराटिन होता है. जो हमारा लास्ट स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है मायोसिन. जो मायोसिन होता है वो एक मसल प्रोटीन है जिसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 हेवी चेन और 4 लाइट चेन प्रेजेंट होती हैं. एंड जो हेवी चेन होती हैं वो इस तरीके से कॉइल्ड होती हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. और इसकी जो एक एंड होता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन मास के फॉर्म में फोल्ड होता है जिसे हम बोल मायोसिन हेड. सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस प्रोटीन. सो जो लेंस होता है वो हमारी आई का इंटीरियर सेगमेंट का पार्ट होता है. और जो लेंस होता है वो अपनी प्लेस में सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं लेंस के उसकी वजह से होता है. फिब्रस टिश्यू की रिंग की वजह से होता है. फिब्रस टिश्यू की रिंग क्या करती है? जो हमारा लेंस होता है उसको इक्वेटर से और सीलियरी बॉडी से क्या करके रखती है? कनेक्ट करके रखती है. लेंस के पोस्टीरियर साइड में क्या होता है? विट्रस बॉडी होती है. और एंटीरियरली में क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है. लेंस जो होता है हमारे एक्वस ह्यूमर में ही क्या करता है? बेथ करता है. एंड जो लेंस का शेप होता है वो इलिप्सॉइड शेप का होता है या हम कह सकते हैं बाइकॉन्वेक्स शेप का हो सकता है. सो अभी मैं क्लिप ऐड करूँगी एक, आप उसमें देखना कि लेंस का शेप किस तरीके से होता है. सो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेंस की. सो लेंस के 3 मेन पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है लेंस कैप्सूल, नेक्स्ट होता है लेंस एपिथेलियम एंड थर्ड पार्ट होता है लेंस का लेंस फाइबर. सो 1 बाय 1 हम तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो मैंने एक क्लिप ऐड करी है, आप उसमें देख सकते हो कि लेंस का शेप कैसा होता है और साथ में आपको इसमें लेंस के स्ट्रक्चर्स भी शो रखे. तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे लेंस कैप्सूल की. तो जो लेंस कैप्सूल होता है वो लेंस की आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये स्मूथ ट्रांसपेरेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है और लेंस को कम्प्लीटली सराउंड करती है. और जो कैप्सूल होता है वो इलास्टिक होता है और कोलेजन से मिलकर बना होता है. मैंने इससे पहली वाली वीडियो में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन में आपको कोलेजन के बारे में बताया था. उसी कोलेजन से कंपोज्ड होता है हमारा लेंस कैप्सूल. तो अगर हम कैप्सूल की थिकनेस की बात करें तो 2 से 28 माइक्रोमीटर की थिकनेस होती है लेंस कैप्सूल की. नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लेंस एपिथेलियम. सो लेंस एपिथेलियम हमारा लेंस कैप्सूल और लेंस फाइबर के बीच में प्रेजेंट होता है और ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से क्या होता है? कंपोज्ड होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लेंस में जो होमोस्टैटिक फंक्शन मेंटेन कौन करता है? लेंस एपिथेलियम. सो लेंस एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है कि ये रेगुलेट करता है होमोस्टैटिक फंक्शन ऑफ द लेंस. नेक्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेंस फाइबर. सो लेंस फाइबर जो होता है वो हमारा इंटीरियर ऑफ द लेंस का बल्क फॉर्म करता है और ये लॉन्ग थिक ट्रांसपेरेंट सेल प्रेजेंट होती है यहाँ पे. एंड अगर हम लेंस फाइबर को अलोंग द इक्वेटर कट करते हैं तो हनी कॉम्ब के जैसी अपीयर होती है. लेंस फाइबर होती है इसमें इक्वेटर के मिडिल में ये टाइटली पैक्ड होती है और इन लेंस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? लैमिने बोलते हैं. एंड जो लेंस होता है वो हमारी अलग अलग रीजन्स में स्प्लिट होता है. किस बेसिस पे स्प्लिट होता है कि जो हमारे लेंस फाइबर की एज के बेसिस पे कि पर्टिकुलर लेयर की एज कितनी होगी उस बेसिस पे हमारा जो लेंस फाइबर होता है वो स्प्लिट होता है वेरियस रीजन्स में. सो जो हमारा लेंस होता है वो किस किस लेयर में स्प्लिट होता है? फर्स्ट लेयर होती है हमारी एम्ब्रियोनिकल न्यूक्लियस,
नेक्स्ट फीटल न्यूक्लियस, नेक्स्ट होता है अडल्ट न्यूक्लियस और आउटर कॉर्टेक्स। इनमें क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है वो स्प्लिट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मैच्योर लेंस फाइबर होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनेल, उसमें कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होगा। और जो ओल्डर पीपल की आई होगी या डायबिटिक पर्सन की आई होगी वो कैटरेक्ट फॉर्मेशन के क्या होगी, प्रोन होगी। और जो प्रोटीन लेंस के सेंटर में प्रेजेंट होगा वो जितना ओल्ड कोई भी इंडिविजुअल होगा उतनी ही ओल्ड प्रोटीन भी होगी। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल 25 ईयर ओल्ड है तो वो जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी सेंटर ऑफ द लेंस पे वो प्रोटीन भी 25 ईयर ओल्ड होगी। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट। जो लिविंग सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है ना, कॉन्टीन्यूसली H2O2 का प्रोडक्शन होता है। H2O2 होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो कॉन्टीन्यूसली हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या प्रोड्यूस होती रहती है, जिस वजह से क्या होता है कि ये डैमेज किसको करती है, हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, DNA होता है, इन सबको H2O2 क्या करती है, डैमेज करती है। लेकिन क्या होता है ना, इस डैमेज को फर्दर रोकने के लिए NADPH होता है एक एंटीऑक्सीडेंट। सो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, बहुत हद तक ये डैमेज को प्रिवेंट करता है। H2O2 जो डैमेज कर रही है उसको क्या करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट NADPH प्रिवेंट करेगा। जो फ्री रेडिकल का फंक्शन क्या होता है कि कैंसर के डेवलपमेंट में, हार्ट डिजीज़ेस के और एजिंग के डेवलपमेंट में ये क्या होता है, इम्प्लाई किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें एंटीऑक्सीडेंट के फंक्शन की, तो जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो क्या करता है, टॉक्सिक फ्री ऑक्सीजन रेडिकल को इनएक्टिवेट। हमारे विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारा स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट होता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।